क्योंकि न्याय सिद्धांत की चर्चा करते हुए हमने पढ़ा था कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को लागू करने के लिए दो महत्वपूर्ण साधन बताए थे। एक शिक्षा सिद्धांत व दूसरा साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो ने कहा कि किसी व्यक्ति की आत्मा में कौन सा गुण प्रभावी है तथा उस गुण का पता लगाने के लिए हमें शिक्षा सिद्धांत की ज़रूरी है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य न्याय का पता लगाना और उसके बाद एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। उसकी शिक्षा नीति इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थी। प्लेटो के लिए नागरिक शिक्षा सामाजिक न्याय का एक साधन थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि प्लेटो के लिए शिक्षा सभी परेशान करने वाले प्रश्नों का समाधान थी। शिक्षा, जैसे कि क्लाउस्टीन हम बताता है, नैतिक सुधारों का एक साधन थी। इसीलिए रिपब्लिक पे टिप्पणी करते हुए रूसो ने भी कहा कि ये केवल एक गवर्नेंस या सरकार पे लिखी हुई बुक नहीं है, ये शिक्षा पे लिखा हुआ एक उच्चतम या सर्वोच्च ग्रंथ है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत बुराई के उसको उद्गम पर ही छूने का एक प्रयास है। ये एक मानसिक रोग का मानसिक औषधि है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत उसके राजनीतिक सिद्धांत का भी एक महत्वपूर्ण भाग है या साधन है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को एक बहुत ही शक्तिशाली साधन माना। प्लेटो ने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य की शिक्षा मनुष्य के चरित्र निर्माण करती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है, उसकी प्राकृतिक क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। प्लेटो के लिए शिक्षा एक निजी उद्यम नहीं थी। निजी उद्यम मतलब एक व्यवसाय नहीं था, ये सार्वजनिक थी, क्योंकि ये सामाजिक बीमारियों के लिए एक नैतिक रोग निदान उपलब्ध कराती थी तथा एक अच्छे समाज के संचालन, अच्छे समाज के विकास और समाज की एकता के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। प्लेटो के लिए शासक सर्वोच्च है, क्योंकि उसे दार्शनिकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। दार्शनिक का शासन, जैसे कि बार्कर ने व्याख्या की, उनके द्वारा शिक्षा प्राप्ति उसके द्वारा प्राप्त शिक्षा का ही परिणाम है। प्लेटो अपने शिक्षा के प्रस्तावित कार्यक्रम में कुछ बातों को मानकर चलता है, जैसे आत्मा स्व प्रेरित और क्रियाशील होने के फलस्वरूप शिक्षा के माध्यम से अपने आप को प्रकट करती है, उसमें अविकसित अच्छाइयों को दिखाती है। शिक्षा अध्ययनरत नवयुवक के चरित्रों को तराशती है। ये अंधे को आँख तो नहीं देती, लेकिन आँखों वाले व्यक्ति को कल्पना शक्ति अवश्य देती है। यह आत्मा को प्रकाश के क्षेत्र में लाती है, मनुष्य को सक्रिय और पुनः सक्रिय बनाती है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एक पूर्व निर्धारित कार्य होता है। प्रारंभिक शिक्षा मनुष्य की अपनी शक्तियों को दिशा देने में सहायता करती है। मध्यम स्तर की शिक्षा व्यक्ति को उसके आसपास की स्थिति को समझने में सहायता करती है। उस शिक्षा व्यक्ति की शिक्षा की तैयारी उसके निश्चित करने और उसकी दिशा निर्धारित करने में सहायता करती है। शिक्षा व्यक्ति को उसके जीविकोपार्जन में तथा अच्छे व्यक्ति बनने में सहायता करती है। इस प्रकार प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो शिक्षा एक वाणिज्यिक उद्यम नहीं है, मतलब शिक्षा एक कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को वास्तव में प्रशिक्षण मिले, इसकी उन्हें सहायता मिले और निश्चित करे कि जाने वाली शिक्षा राज्य का कल्याण व सामंजस्य के लिए संगत हो। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में एथेंस और स्पार्टा दोनों राज्यों में प्रचलित शिक्षा पद्धतियों का समावेश किया और तथा कहा कि शिक्षा की कार्य योजना दो प्रकार से हो सकती है, एक प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्चतर शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित किया गया था, शरीर के लिए प्रशिक्षण व्यायाम संबंधी और मस्तिष्क के प्रशिक्षण के लिए संगीत। मतलब उनकी प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में दो चीज़ें महत्वपूर्ण थी, एक व्यायाम संबंधी शिक्षा और एक संगीत संबंधी शिक्षा। ये शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा तीनों वर्गों के लिए थी। इसके बाद 20 वर्ष की अवस्था के बाद जिन लोगों का उस शिक्षा के लिए चयन होता था, उन्हें दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। ये शिक्षा केवल संरक्षक वर्ग, मतलब दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए थी। 20 से 35 वर्ष की आयु के बीच कुछ पदों पर कार्य करना था। संरक्षक वर्ग सहायक तथा शासक वर्ग से बनते थे। इन दोनों वर्गों को व्यायाम संगीत की शिक्षा तो दी जाती, साथ ही इनको दर्शन और तर्कशास्त्र खगोल विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी। इस प्रकार प्लेटो का जो शिक्षा कार्य योजना थी
उसमें एक उच्चतर तरीके से संगीत, व्यायाम, गणित, तर्कशास्त्र इनके पड़ाव से गुजरते हुए व्यक्ति एक दार्शनिक शासक बनता था, और एक दार्शनिक शासक की प्राप्ति करना ही प्लेटो की शिक्षा का परम महत्वपूर्ण उद्देश्य था। निष्कर्ष रूप में हम प्लेटो की शिक्षा योजनाओं में जो विशेषता पाई जाती हैं उनको निम्नलिखित तरीके से देख सकते हैं कि उसकी शिक्षा की योजना संरक्षक वर्ग अर्थात शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए थी। उसने उत्पादन वर्ग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी पूरी शिक्षा योजना राज्य की नियंत्रित थी कि राज्य के द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा में ही प्लेटो विश्वास करते था। इसका उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास था। ये 3 चरणों को मिलाकर बनी थी। प्राथमिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष की आयु में, उच्च शिक्षा 20 से 35 वर्ष की आयु में, तथा प्रायोगिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा 35 से 50 वर्ष की आयु तक। इसका उद्देश्य शासकों को प्रशासनिक, राजनीतिक कौशल सिखाना था, सैनिकों को सैन्य कौशल सिखाना, उत्पादक वर्ग को भौतिक वस्तुओं के उत्पादन का कौशल सिखाना था। इसके द्वारा व्यक्तित्व आवश्यकताओं और सामाजिक आवश्यकताओं में संतुलन लाने का प्रयास किया गया, मतलब समाज में एकता का प्रयास किया गया। प्लेटो की शिक्षा योजना इसकी आलोचना में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना गैर लोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई थी, क्योंकि इसमें उत्पादक वर्ग को अनदेखा किया गया। ये अपने शहरों में सीमित थी, अपने विस्तार में प्रतिबंधात्मक थी, क्योंकि इसमें गणित पर साहित्य की उपेक्षा अधिक बल दिया गया। यह गैर व्यक्तिवादी योजना थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया और उसकी स्वायत्ता को बाधित किया गया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये बहुत ही गूढ़, निराकार, अमूर्त थी या एब्स्ट्रैक्ट थी, इतनी अधिक सिद्धांत थी कि इसके कारण ये प्रशासनिक बारीकियों से भी दूर हो गई। धन्यवाद।